मोहन भागवत जी मेरे पूज्य हैं। पहले तो ये नहीं कि मैं उनको सिर्फ फॉलो करता हूँ, वो पूज्य हैं, पूज्य की कैटेगरी में आते हैं हमारे लिए। दूसरी बात, आप मेरा बयान जाके ध्यान से देखें, मैंने एक बार भी किसी युवा को देशद्रोही कहा ही नहीं। मैंने जेनजी को देशद्रोही कहा ही नहीं, जेन अल्फा को देशद्रोही। मैं बता रहा हूं वही जो बात थी वो ये थी, मैंने कहा कि वो आंदोलन जो सही आंदोलन था, और कौन इस दुनिया में कह सकता है कि हम सरकार से सवाल ना पूछें। ये तो सबसे खराब बात है। हम 100 बार सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस देश का युवा, पहले तो मैं बहुत खुश हुआ इस बात पे, वो पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा, मैंने इस पर अपनी खुशी, अपना हर्ष जताया है कि जो सत्याग्रह है, इस देश की नींव रही है, महात्मा गांधी का देश है, वहां अगर बच्चे सड़कों पे उतरे अपना अधिकार मांगने के लिए, तो इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। गलती कहां हो गई कि ये जो कुछ पैरासाइट्स हैं, ये जो कुछ भेड़िए हैं जो भटकते रहते हैं कि कहां इनको मौका मिले और कहां ये हमारा आंदोलन हाईजैक कर ले, इन्होंने आंदोलन हाईजैक कर लिया। ऐसे लोगों को उस मंच पे जगह दी गई जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे लोगों को उस मंच पे जगह दी गई जो कहते हैं कि अरे वो राम कौन है, सीता का पति। इस तरह से हमारे प्रभु के बारे में बात करते हैं। जब ऐसे जाहिल और ऐसे भारत से भ्रष्ट लोग उस मंच पे आए तो मुझे तकलीफ हुई। और मैंने दिमागी नक्सल तो शुरू से रहा है, दिमागी नक्सल कोई नई चीज नहीं है। कुछ लोग हमेशा से ऐसे रहे हैं जो खाते कहीं और का है, गाते कहीं और का है। वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, हर चीज से प्रॉब्लम है, तो अब क्या उस पर इशारा क्या है, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। जी, सिनेमा का जो जॉनर है ये आपको लगता है बदल रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि अब लगातार जो ऐसे मूवीज आ रही हैं, हाल ही में रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर काफी चर्चाओं में, किस तरीके से बदलते स्वरूप को आप देख रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में संकेत नजर आते हैं आपको बॉलीवुड से? भारत अपनी मूलभूत कहानियों की तरफ वापस लौट रहा है। सर सामने जी, भारतवर्ष अपनी मूलभूत कहानियों की तरफ वापस लौट रहा है। मैंने एक कहीं कहानी सुनी थी कि रोम में एक भिखारी था जो सड़क के एक कोने पे बैठ के भीख मांगा करता था। 40 सालों तक वहां भीख मांगता रहा, और जब वो मर गया और चर्च से लोग आए, होली वाटर छिड़का, बोला यहाँ तो एक भिखारी ने बहुत दिन तक भीख मांगी है, जगह अपवित्र हो गई है, इसको थोड़ा सा मिट्टी 2 फीट खोद के फेंक दी जाए। तो मिट्टी खोदते हुए अचानक किसी की कुदाल से कुछ टकराने की आवाज आई, और जब देखा तो अंदर खजाने गड़े हुए थे। तो एक जगह जहां एक भिखारी बैठ के 40 साल तक भीख मांगता रहा, उस जमीन के अंदर खजाने गड़े हुए थे। मुझे हमेशा से लगता रहा कि सिनेमा वही भिखारी है भारतवर्ष का। इतनी कहानियां हमारे पास हैं, इतने खजाने हमारी जमीन में दबे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी। पहले जब सिनेमा शुरू हुआ था तो हिस्टोरिकल सिनेमा ही था, हम अपनी हिस्ट्री की तरफ ही थे, हमने वहीं से अपनी कहानियां उठाई, हमने संक्षिप्त रामायण पहले भी देखी। लेकिन समय के साथ हम भटकते चले गए, हम पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हुए। एक तो अच्छी बात यह थी कि हम पाश्चात्य सभ्यता में जो अच्छा था उसे लेते, और वो हमको आज भी लेना है, लेकिन हमारा कल्चरल तौर पे तो हम पथभ्रष्ट हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छी बात यह है कि अब सिनेमा अपनी संस्कृति की ओर, अपनी जड़ों की ओर, अपनी कहानियों की ओर वापस लौट रहा है। आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताऊं, मैं तो इसी इंडस्ट्री में हूं। बहुत जल्दी अगले 6 महीने में आप कम से कम 10 से 12 और ऐसी फिल्मों की घोषणा सुनेंगे जो कि भव्य स्तर पे हमारे कल्चर को दिखाने वाली है। सर आदि पुरुष में कहाँ कमी रह गई अभी इतना सारा? हर जगह कमी रह गई। सबसे बड़ी कमी मैं अपनी स्वीकार करता हूं, मैंने पहले भी कहा है। आदि पुरुष एक भूल थी, एक गलती थी जो कभी होनी नहीं थी। बस इतना ही कह सकता हूं कि कोई जानबूझ के ये भूल तो नहीं हुई थी, ना हम ये चाहते थे। हमारा क्या फायदा था इस चीज में कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जिससे हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाएं, या हमारे प्रभु श्री राम को मानने वालों की भावना यहाँ, तो हम क्यों ऐसा चाहेंगे। तो मैं बस एक ही चीज हमेशा कहता रहा कि ये गलती थी, और गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे हुई और बिल्कुल हुई। और इस देश का ये बड़प्पन है कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद मुझे आपने दोबारा स्वीकार किया। ये भारतवर्ष के अलावा कहीं और नहीं हो सकता था। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं भारतवासी ना होता और अगर ये गलती भारत के अलावा कहीं और हुई होती तो शायद मेरा करियर, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। लेकिन आपका बड़प्पन है, आपका बड़ा दिल है, और इसीलिए इस एक गलती के बाद मैंने अपने पूरे जीवन को झोंक दिया है इस चीज में कि अब आपको गौरव करने के मौके मैं रोज देता रहूंगा। आपकी कहानियां, आपका इतिहास जितना मैं जानता हूं, जितना मेरे अंदर छोटा सा टैलेंट है, छोटी सी प्रतिभा है, मैं अपने खून का और अपनी हड्डियों का आखिरी चूरा तक इसको समर्पित कर दूंगा कि इस देश को कुछ दे पाऊं। मनोज जी, कृष्ण पे बात करें वापस जी, आज की तारीख में कृष्ण सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, आपको ऐसा लगता है? राम भी है प्रासंगिक मोर्चे पे या रणनीति पे या किसी भी, कोई कृष्ण के बहुत अलग अलग आयाम है, स्वरूप है जी। तो आज की वर्तमान परिस्थिति में आपको लगता है कृष्ण ज्यादा सामयिक है, ज्यादा प्रासंगिक है? देखिए, क्योंकि कृष्ण को अगर मैं डिफाइन करूं तो कृष्ण में स्वीकार भाव जो था वो बहुत अद्भुत था। कृष्ण वो नौका है जो हर घाट पे लगती है।
कृष्ण को किसी ने प्रेम किया तो स्वीकार, कृष्ण को किसी ने घृणा दी तो स्वीकार, किसी ने वरदान दिया तो स्वीकार, किसी ने श्राप दिया तो स्वीकार। तो एक ऐसा चरित्र जो इतना समावेशी हो और इतना समाग्रही हो, मुझे लगता है ऐसा कोई चरित्र देखा नहीं गया आज तक। और अब हम जिस दौर में खड़े हैं, अब तो हम एक वर्ल्ड सिटीजन हैं, हम विश्व के नागरिक हैं। तो आज के दौर में हमको जितनी ओपननेस, जितना खुला दिमाग और जितनी बड़ी सोच चाहिए, वो कृष्ण को बहुत प्रासंगिक तो बना देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनोज जी, सृष्टि अगर प्रश्न है तो वो सिर्फ कहानी बताएगा या फिर उसमें प्रश्नों के उत्तर भी देने का आप प्रयास करेंगे? इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि इसके पहले भी मैंने कहा, मेरा शो आपको चौंकाएगा, और अगर आप नहीं चौंके तो आप मुझे कहिएगा। मैं तो आज तक उन लोगों में से हूं जिन्होंने अपने खराब से खराब समय में कभी अपना सोशल मीडिया कमेंट्स ऑफ नहीं किए, क्योंकि मेरे लोग हैं। आप मुझे प्यार देते हैं तो स्वागत है आपका, आप मुझे अगर मेरी आलोचना करते हैं तो भी आपका उतनी ही खुली बाहों से स्वागत है। ये शो आपका 1 मिनट भी इस चीज पे नहीं लेगा कि जो आपने देखा है हम वही आपको बार बार फिर से दिखाते रहें। वो झलकियां तो हैं, वो तो हमारे प्रभु का अंश हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो दर्शन आपको मिलेगा इस शो में, जब शो के आखिर में आप निकलेंगे, तो हो सकता है, बहुत बड़ा दावा तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है आप एक बदले हुए इंसान हो। पर जी, आपका जो जिस शो तरह है, से, पर आपका जो देविका सुनिए क्या? नंदन। एक मिनट कंटिन्यू कर लो। सॉरी। आपका जो शो है जी। ये थोड़ा महंगा है, मतलब लोगों के लिए, आम लोगों को देखने के लिए एक बड़े स्केल पे कि एक भव्य स्तर पे लोग बड़ी संख्या में इसको देख पाए, क्या कभी आगे? ये शो बिल्कुल महंगा है और मैं इस बात से मना नहीं करता, लेकिन मैं ये बता दूं, मैंने कभी ये बात कही नहीं, आज आपने सवाल पूछा इसलिए कह रहा हूं। मैं इस शो के लिए स्वयं 1 रुपया, 1 सिंगल पैसा मैंने नहीं लिया। ये शो लिखने के लिए नहीं लिया। किसी शो को मैं लिखता या कोई फिल्म लिखता तो मैं करोड़ों लेता, गाने लिखता तो जो भी लेता फीस आप सबको पता ही है, लेकिन इस शो के लिए, ये पूरा शो मेरा लिखा हुआ है, इस शो में तकरीबन 10 से 11 गाने हैं जो मेरे लिखे हुए हैं। मैंने लिखने की भी फीस नहीं ली है, मैंने बोलने की फीस नहीं ली। 24वां शो मेरा अभी खत्म हुआ मुंबई में, 25वां कल इंदौर में होगा। क्योंकि अगर मैं भी अपनी फीस लेने लग जाता तो ये शो सबकी पहुंच से बाहर निकल जाता। और इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, शायद इसके लिए मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे अनुमति ना दें ये बात बोलने के लिए, लेकिन हम ये शो करते हैं, हाउसफुल होने के बाद भी हम लॉस में रहते हैं। तो आप ये समझें कि हम इसमें अपने घर से, अपनी जेब से, जो मेरे बच्चों का हक है वो मैं शो में डाल रहा हूं ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए। अब जो कमर्शियल मजबूरियां हैं उनके तहत मैं ये शो फ्री में तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ये समझ लें कि मैं फ्री जैसा ही कर रहा हूं। इससे सस्ते में ये शो नहीं हो सकता। कल आप जब इसकी भव्यता देखेंगे, और मैं चाहता हूं आप आएं और हम आपको आमंत्रित भी करते हैं, कल आप इसकी जब भव्यता देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप मुझे फिर फोन करके ये बोलेंगे कि यार मनोज जी, सस्ते में दिखा दिया आपने शो। मनोज जी, यशोदानंदन, देवकीनंदन के नाम श्री कृष्ण जाने जाते हैं। हाँ जी। उन्होंने उस माता को भी पर्याप्त सम्मान दिया जिसने उन्हें जन्म दिया और जिसने उनका लालन पालन बिल्कुल। किया। आज अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जन्म देने वाली माँ अलग होती है, लालन पालन करने के लिए एक अलग से आया बाई का नाम दिया गया है। और ये जो बदलाव आया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, दुनिया बदल रही है। अब हम एक ऐसे कल्चर में हैं, एक ऐसे समाज में हैं जहां माता और पिता दोनों मिल के काम करते हैं। तो अब हम ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, वो 24 घंटे घर की 4 दीवारियों में कैद रहें। तो मैं इसका तो स्वागत करता हूं कि आप घर के बाहर जाएं और आप कंधे से कंधा मिलाएं, नए भारत के निर्माण में योगदान दें। लेकिन भारतवर्ष की मिट्टी से जन्मी कोई माँ ऐसी नहीं हो सकती जो एक क्षण के लिए अपने बेटे को, अपनी बेटी को नेग्लेक्ट करे। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है कि कोई आया, कोई मेड हाथ बटाए बच्चे की परवरिश में, तो इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। मनोज जी, कई ऐसे कलाकार हो गए हैं और खासतौर पर करोड़ों फैंस की दमदार आवाज आने वाले दिनों में हमें पार्लियामेंट में सुनाई दी है। क्या मनोज मुंतशिर जी राजनीति में एंट्री ले सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मनोज जी को अप्रोच नहीं किया गया हो, किसी न किसी पार्टी की तरफ से ऑफर था। क्या कुछ भविष्य को लेकर योजनाएं हैं? अगर माँ भारती ने चाहा तो मैं अपने कर्तव्यों को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। अगर यही परिस्थिति आ गई कि ऐसा ही करना पड़ा, हालांकि मैं एक कलाकार हूं, मैं लिख के अपनी वाणी से देश की सेवा करके मैं बहुत खुश हूं और मेरे हाथ बहुत भरे हुए हैं। मैं सच बताऊं तो मैं 18 से 19 घंटे मुझे काम करना पड़ता है और तब जाके हम किसी तरह से सारे अपने कामों को एक दिशा दे पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कहना, ए पॉलिटिकल जो वर्ड इस देश का युवा अक्सर यूज करता है ना कि मैं ए पॉलिटिकल हूं, ये बहुत गलत वर्ड है। कोई ए पॉलिटिकल नहीं होता।
अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपने वोट दिया है तो आप ये पॉलिटिकल नहीं रहे, आपने एक साइड चूज की है। अगर आपने नोटा का बटन दबाया है तो भी आप ये पॉलिटिकल नहीं है, तो आप राजनीतिक हैं। तटस्थ रहना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। और मैं ये अपने सभी नौजवान साथियों से कहता हूं, ये कहना छोड़ दो, क्योंकि ये कायरता है, ये बुजदिली है कि मैं तो न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का मतलब आपने विचार ही नहीं किया कि आपको किस तरफ जाना है। आपको एक तरफ तो अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी, वरना होगा क्या कि न्यूट्रल का मतलब है शून्य, जीरो रह जाएंगे। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। देखिए मैंने आपसे बोला कि अगर क्या मनोज मुंतशिर एंट्री कर सकते हैं? मैंने आपसे यही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं, अगर देश ने बुलाया तो क्यों नहीं। लेकिन अगर मैं राजनीति में आया तो मेरे राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होगा, और ये वीडियो चला दीजिएगा दोबारा जब कभी 15 साल 20 साल बाद आपको लगे, सेवा के अलावा मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं होगा। मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ मिल सकता है वो मैंने अपने कलम से, माँ सरस्वती, माँ वागेश्वरी के वरदान से मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया है। इससे ज्यादा मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी नीलम जब कभी बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने तो इतना नहीं चाहता जितना हो गया है। तो मुझे किसी लालच की वजह से मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति सिर्फ सेवा के लिए होगी, अगर हुई तो। सर जी। आपने कहा हम सिनेमा के माध्यम से पुरानी कहानी पर लौट रहे हैं। सिनेमा एक और, लेकिन एक दूसरी चुनौती ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ से ज्यादा फुहड़ता, अश्लीलता है। युवा वर्ग भी उसी को प्राथमिकता देता है। आप क्या मानते हैं कि लेखक के रूप में यह हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहा है? क्योंकि यूथ जो देखता है उसी से इंस्पायर होता है। भगवान बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उसने प्रश्न पूछने की तरह की जगह उनके ऊपर थूक दिया। तो लोग बहुत रुष्ट हो गए, बहुत नाराज हो गए कि प्रभु के ऊपर इसने थूक दिया। प्रभु ने वो थूक साफ करते हुए बोला कि कुछ और कहना है क्या आपको? तो आनंद जो उनके शिष्य थे बोले ये क्या बात हुई, उसने आपके ऊपर थूका और आप कह रहे हैं कुछ और कहना है क्या आपको? तो भगवान ने एक बात कही थी उस दिन कि ये जो कहना चाहता था उसके लिए इसकी भाषा असमर्थ थी, तो ये बोल नहीं पाया, इसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए इसने इस एक्शन का सहारा लिया। तो मैं समझता हूं कि जब आप सिनेमा में, ओटीटी में कहीं भी गालियों का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा असमर्थ है, आपकी भाषा नपुंसक है। आप ये देश जो निराला का देश है, जो जयशंकर प्रसाद का देश है, जो रामधारी सिंह दिनकर का देश है, आप यहाँ कलम उठाने लायक नहीं है और आपको कुछ और कर लेना चाहिए था। लेकिन ये गाली गलौज करके अगर आप अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं तो ये तो बुजदिली है, ये तो दिमागी दिवालियापन है। मैं आपको एक बात हमेशा बताऊं, कोई एक अरमानी का सूट पहन के 5 लाख का खड़ा हो जाए अभी सामने चौराहे पे, और उसी के बगल एक आदमी नंगा खड़ा हो जाए, आप देखिए अटेंशन कहाँ ज्यादा जाता है। तो जो नंगा है उसकी तरफ ज्यादा लोग जाएंगे। तो अगर इस देश का युवा ऐसी चीजों की तरफ जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये क्षणिक है, ये बहुत जल्द उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। और मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ ऐसे शोज की जिनमें गाली गलौज की जाती है। मनोज जी, देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, और क्या जेन जी के लिए कोई ऐसा बढ़िया रचनात्मक कोई गीत लिखेंगे आप? जो भी आंदोलन चल रहा है उनका, जिसको मुस्तानी की जरूरत बनाए हैं, तो ऐसा कोई गीत आप लिखेंगे क्या? मैंने कहा जेन जी से जा रहे हैं, कोई कॉकरोच हो रहा है, कोई दिमागी नक्सल बता रहा है खुद को, सोशल मीडिया पे भी पार्टियां बनती जा रही हैं, और जेन जी के बाद जेन अल्फा जो स्कूली बच्चे हैं वो भी आ गए मैदान में कई जगहों पर। पहली बात तो ये जो मूवमेंट है ना, ये कोई खराब चीज नहीं है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर जेनजी या जेन अल्फा या नई नस्ल सड़कों पे उतरती है अपने अधिकारों के लिए, वो चाहे दिल्ली में उतरे चाहे झारखंड में उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आप ये ध्यान रखें कि देश पहले। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। ऐसा कुछ ना होने पाए कि आप संवैधानिक मान्यताओं को इस देश की शर्मिंदा कर दें। आप ऐसा कुछ ना करें कि जो हमारी संस्कृति है, जो हम 10,000 साल तो कम से कम मानते हैं, मानने को तो हम और भी मान सकते हैं, चलिए हिस्ट्री ही मान लें, तो 10,000 साल का जो हमारा इतिहास है उस पर हम गौरव करते हैं। ऐसा ना हो कि उसके बारे में कोई तू तड़ाक से बात करे, उस पर हमें कोई लज्जत करे। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये जो एक बात होती है ना कि हम इसको चुने या उसको चुने, ये चुनाव का अधिकार आपको तभी तक है जब तक उस चुनाव की परिधि में तिरंगा नहीं आता, संविधान नहीं आता और देश नहीं आता। देश को चुनना ही पड़ेगा, वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। जो भी ऐसा है जिसको ये लगता है कि हमें फ्रीडम है कि जब थिएटर में राष्ट्रगान बजे तो हम खड़े हों कि ना खड़े हों, हमारी चॉइस है, आपकी कोई चॉइस नहीं है। ये अराजकता है। आपको इस देश के साथ वो भक्ति दिखानी पड़ेगी जिस भक्ति की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जेन जी और जेन अल्फा। और मैं समझता हूँ आप भारत भक्त हैं। हमारी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ के सिलेबस में, कोर्स में पढ़ाना पड़ता है। आप वियतनाम देख लें, आप सिंगापुर देख लें, यहाँ ज़बरदस्ती आपको आर्मी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन ये देश कुछ अलग है। इस देश की मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में माँ भारती का रक्त है वही देशभक्त है। तो आप तो देशभक्त हो, जेन अल्फा जेन जी। मैं आपको सिखाऊंगा देशभक्ति, ऐसा नहीं है। लेकिन बस
सारे आंदोलन, सारे जितने भी आपको अपनी मांगे रखनी है सब रखिए सभ्यता के दायरे में। जबान जो सिखाई है आपके माता पिता ने, ऐसा कुछ ना बोलें आप कि कल इतना बड़ा आपका आंदोलन, इतनी अच्छी आपकी बातें, इतनी सही मांगे आपकी, लेकिन याद क्या रह गया? गालियां याद रह गई जंतर मंतर के बाद। आप तो ये नहीं चाहते थे ना कि गालियां याद रखी जाएं, आप तो चाहते थे कि जो आपकी मांगे थी वो याद रखी जाएं। आप तो ये चाहते थे कि जो आपका जोश था, जो आपका जज्बा था सड़कों पे उतरने का, वो याद रखा जाए। झारखंड में यही हुआ, लेकिन एक जरा सी भूल आपसे हुई, आपने गालियों का सहारा लिया। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अपनी अच्छी भाषा की तरफ वापस लौटिए। वो भाषा बोलिए जो कभी कहीं भी प्ले कर दी जाए तो आपको लगे कि आप इस भाषा पर गर्व कर सकते हैं। जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया है, उससे अच्छा आपको दुनिया में कोई कुछ नहीं सिखा सकता। उस भाषा के साथ रहिए, उन संस्कार